मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल YesV41 एकेडमी में। बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय, वेन आरेख और समुच्चय पर संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय, इसके बाद सीखेंगे वेन आरेख, फिर इसके बाद सीखेंगे बेटा समुच्चयों पर संक्रियाएं, फिर इसके बाद समुच्चयों संक्रियाओं के अंतर्गत सीखेंगे समुच्चयों का सम्मिलन तथा सरनिष्ठ, इसके बाद समुच्चयों का अंतर, फिर बेटा सीखेंगे हम लोग समुच्चयों का पूरक। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा जानते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय उप समुच्चय हो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो इसको समझना बेटा, जैसे मुंबई है, मुंबई में बहुत सारे गुंडे होंगे, उन गुंडों का एक महागुंडा होगा जिसको डॉन कहते हैं। डॉन जो होगा वो सार्वत्रिक होगा। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय है ए, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इसी के बी दूसरा है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 5 बस। ठीक है, अब इसी से एक समुच्चय बना लेते हैं सी है। सी क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। और एक समुच्चय है डी 1, 3, 5, 7, 9। एक समुच्चय है मेरा ई, समुच्चय है ई इक्वल 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, मान लो बेटा एक मुंबई है, मुंबई में बहुत सारे गुंडे होते हैं, उस गुंडों का एक महागुंडा होता है जिसको डॉन बोलते हैं। उसी प्रकार बच्चों एक समुच्चय है, ये सभी समुच्चय हैं, इसका एक महासमुच्चय है जिसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। यानी इसके सभी अवयव बी सी डी ई के सभी अवयव
ए में उपस्थित हो तो इसको क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय। यानी एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय उप समुच्चय हो, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय ये मेरा क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय ये मेरे क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय को बेटा U से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? U से। जो मेरा सार्वत्रिक समुच्चय होगा U से व्यक्त करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय को U से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आइए बेटा थोड़ा सा इसको एग्जाम्पलों द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स है, समुच्चय ए बराबर 1 2 1 3 5, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर इतना है। तो इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है? तो आपको ए दिया है इतना, बी है इतना, सी है इतना, डी है इतना। तो इसमें से बताना है कि सार्वत्रिक समुच्चय कौन कौन से हैं। तो देखिए बेटा, पहले हम जो दिया गया है बी सी, उनका हम सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके बाद जो होगा इसी में हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो ए कितना है? सार्वत्रिक समुच्चय यानी कितना है आपका? कितना है? 1 है, 3 है, 5 है। बी में क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। फिर 0 2 है, इसमें 4 है, 6 भी है और 8। ऐसे निरूपित कर लिया। इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने पर क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8। अब इसमें देख लीजिए कौन सा है। देखो पहले वाले में देखेंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 6 है, 8 नहीं है। ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसके बाद 5, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि नहीं है। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी है। यानी कि इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। यानी ये मेरा तीसरा नंबर, ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है। और मेरा 0 है ही नहीं, तो ये मेरा भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम लोगों को मालूम हो गया कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है और कैसे निकालते हैं। मालूम हो गया, तो चलो आगे चलते हैं। आपका आगे क्या है? वेन आरेख। वेन आरेख क्या बच्चों? वेन आरेख समुच्चयों को दर्शाने की एक तकनीकी है। इस वेन आरेख बच्चों, वेन आरेख एक गणितज्ञ थे, उन्हीं के सम्मान में ये दर्शाया गया था, बनाया गया था बच्चों। तो यहाँ देख लेते हैं वेन आरेख। यह समुच्चयों को दर्शाने की एक तकनीक है। एक तकनीक है। ठीक है बच्चों, एक तरीका है दर्शाने का। इसके अनुसार
इसके अनुसार सार्वत्रिक समुच्चय को इसके अनुसार सार्वत्रिक समुच्चय को आयत से दर्शाते हैं। अगला नंबर, अन्य सभी समुच्चयों को अन्य सभी समुच्चय को अन्य सभी समुच्चय को हम वृत्त के द्वारा वृत्त से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी जो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह समुच्चयों को दर्शाने की एक तकनीकी है। वेन आरेख जो है एक समुच्चयों को दर्शाने की एक तकनीकी है। इसके अनुसार सार्वत्रिक समुच्चयों को हम आयत से दर्शाते हैं, अन्य सभी समुच्चयों को हम वृत्त से दर्शाते हैं। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल्स द्वारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय है मेरा ए है, जो 1 2 3 4, और बी है मेरा बी इक्वल 3 4 5 6, जो मेरा ठीक है। और जो मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है यू, वो दिया है कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेरा एक समुच्चय है ए, उदाहरण देख लेते हैं, और एक समुच्चय बी है, और मेरा जो सार्वत्रिक समुच्चय है यू है। इसे वेन आरेख से कैसे दर्शाएंगे ये समझना है। सार्वत्रिक समुच्चय को हम आयत से दर्शाते हैं, है ना। ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, और जो अन्य सब एक समुच्चय मेरा ये एक समुच्चय मेरा ए है, दूसरा समुच्चय मेरा ये बी है, ये ए है और ये मेरा बी है। और मेरा सार्वत्रिक समुच्चय ये मेरा यू है। ठीक है, अब ए में क्या है 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, ए में। और बी में क्या है 3 4 और 5 6, और जो बच रहा है 6 7 8। ये मेरा वेन आरेख है। वेन आरेख, यह मेरा जो वेन आरेख है। ठीक है, अब जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेन आरेख क्या है। बोलो, आ गया? कोई टेंशन नहीं है? तो अब बात करेंगे हम बच्चों, आगे चलते हैं
समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब हम बात करेंगे बच्चों समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है बच्चों समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। और दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और तीसरा है मेरा बेटा समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर। ठीक है, तो मेरा पहला टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसके बाद समुच्चयों का अंतर। ठीक है, तो आइए बच्चों समझते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन क्या है? एक समुच्चय मेरा ए है, ए और बी का सम्मिलन, बी का सम्मिलन। ए और बी का सम्मिलन क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यानी कि आपका यह एक ऐसा समुच्चय है, यह एक ऐसा समुच्चय है, यह एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए और जिसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन अवयव होते हैं। सम्मिलित बी के सम्मिलित अवयव होते हैं। यह एक ऐसा समुच्चय है जिनमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलित अवयव होते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा, एक उदाहरण मान लेते हैं। एक समुच्चय है ए जिसमें अवयव है 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरा समुच्चय है बी। दूसरा समुच्चय है मेरा बी है 4 5 6 6। ठीक है, इसका हमें सम्मिलन ज्ञात करना है, इसका हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तो क्या करोगे? ए में है, इसको लिख लो। बी में 2 है, 2 को लिख लीजिए। 3 को लिख लीजिए। 4 ए में भी है, इसमें भी लिख लीजिए, बी में भी है, और इसमें भी 5 और 6।
यही मेरा हो जाएगा। यानी ए यूनियन बी में बेटा ए के भी अवयव होने चाहिए और बी के भी अवयव होने चाहिए, यानी दोनों को मिला देना चाहिए। तो इस आइए थोड़ा देख लेते हैं इसका वेन आरेख क्या होता है। ए यूनियन बी का वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख क्या होता है इसका, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। ए आपका समुच्चय ए है और ये आपका समुच्चय बी है। समुच्चय और ये आपका ए यूनियन बी है, ये आपका वो है। तो जो आपका यूनियन है ए के भी सारे अवयव होंगे, यहाँ देख लो ए के सभी अवयव होंगे ये, और बी के भी सारे अवयव होंगे। तो जो ये है आपका, ये आपका ए यूनियन बी है, यानी ए यूनियन बी में ए के भी अवयव सम्मिलित होंगे और बी के भी अवयव सम्मिलित होंगे। यही मेरा वेन आरेख होगा। आइए बच्चों थोड़ा सा एग्जाम्पलों द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है, मान लीजिए ए इक्वल 2 4 6 8 और बी इक्वल 6 8 10 12, तो इसका ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी इसका ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल, इसमें ए के भी अवयव होने चाहिए और आपके बी के भी अवयव होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 8 और आपका 10 12, यही आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। यानी इसमें ए के भी अवयव सम्मिलित हैं और बी के भी अवयव सम्मिलित हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों समुच्चयों, इसके बाद सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुण धर्म, यानी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, यानी क्रम विनिमय नियम। यानी यूनियन जो होता है आपका, सम्मिलन जो होता है बेटा, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जिसको हम कर सकते हैं ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। ठीक है, जो सम्मिलन है बच्चों वो सहचर नियम का भी पालन करता है, जो ए यूनियन बी ऑफ यूनियन सी इक्वल ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, यानी कि सहचर नियम का भी पालन करता है। ठीक है, इसके बाद आपका है ए यूनियन फाई इक्वल ए, ये तत्समक नियम है। जो अगर तत्समक नियम है, यानी ए के साथ अगर फाई का यूनियन करोगे तो आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है, और चौथा नंबर है ए यूनियन ए, यदि ए समुच्चय के साथ ए का ही सम्मिलन ज्ञात करोगे तो आपका ए हो जाएगा। उसको बोलते हैं बच्चों वर्गसम नियम। यू नियम क्या है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय को ए समुच्चय के साथ ज्ञात करोगे सार्वत्रिक समुच्चय तो आपका यू ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं बच्चों, आपकी अगला टॉपिक है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ, ए और बी का सर्वनिष्ठ, ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी।
ए और बी का सर्वनिष्ठ होता है ए इंटरसेक्शन बी। यह एक ऐसा समुच्चय होता है, यह एक ऐसा समुच्चय होता है, यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित होते हैं, अवयव होते हैं। यानी यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिनमें समुच्चय ए और समुच्चय बी के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। यानी उदाहरणों द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है एक समुच्चय है मेरा बेटा ए, दिया है 1 2 3 4, ठीक है। और मेरा समुच्चय बी है 4 5 6। इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या होगा? देखिए समुच्चय ए में ए है, बी में नहीं है, नहीं लिखेंगे यहाँ पर। समुच्चय ए में 2 है, बी में नहीं है, नहीं लिखेंगे। समुच्चय ए में 3 है, बी में नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। समुच्चय ए में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। यहाँ अब ज़्यादा समुच्चय ए में कुछ है ही नहीं, बी में चाहे कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। आते हैं बच्चों थोड़ा सा वेन आरेख द्वारा समझते हैं। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा वेन आरेख द्वारा समझते हैं। इसका वेन आरेख क्या होगा? ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। इसके अंदर एक समुच्चय आपका ए है, ठीक है, और दूसरा समुच्चय मेरा बी है, और जो मेरा ए यूनियन बी है यो मेरा ए के भी अवयव होने चाहिए और बी के भी अवयव होने चाहिए। जो मेरा ये है यूनियन बी, ये मेरा इंटरसेक्शन बी है। यानी समुच्चय एक ए इंटरसेक्शन बी में ए के भी अवयव होने चाहिए और बी के भी अवयव होने चाहिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आपके उदाहरणों द्वारा सर्वनिष्ठ को समझते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या है? इसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है तो इसका ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है।
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन में ए की भी अवयव होने चाहिए और सॉरी दोनों के उभयनिष्ठ अवयव होने चाहिए। देखो समुच्चय ए में तीन तीन है, बी में नहीं है। समुच्चय ए में 5 है, बी में नहीं है, यहाँ नहीं लिखेंगे। और ए में 7 है, बी में भी 7 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7। और समुच्चय ए में 9 है, बी में भी 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9। समुच्चय ए में 11 है, समुच्चय बी में भी 11 है, यहाँ लिखेंगे 11। और इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इसे इसमें चाहे जितना कुछ लिखा पड़ा हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका 7, 9 और 11। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे असंयुक्त समुच्चय। क्या सीखेंगे, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय क्या है बच्चों, इसके नाम से ही आ रहा असंयुक्त। असंयुक्त मतलब जिसमें कोई एक दूसरे से संबंध है ना हो, कोई एक दूसरे से जुड़ा ना हो। ठीक है। सर्वनिष्ठ यानी मान लेते हैं एक समुच्चय हमारा ए है, वो है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और मेरा समुच्चय है बी। बी है 8, 9, 10। और इसका सर्वनिष्ठ निकाल लीजिए, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें ए समुच्चय में है, बी में नहीं है, हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। समुच्चय ए में 2 है, बी में नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। समुच्चय ए में 3 है, बी में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। समुच्चय ए में 4 है, बी में नहीं है, इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं लिखेंगे। अगर समुच्चय ए में 5 है और समुच्चय बी में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हम कुछ नहीं लिखेंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बेटा इसका फाई। ए इंटरसेक्शन बी इसका हो जाएगा फाई। ठीक है। तो ये वे समुच्चय जिनका सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। असंयुक्त समुच्चय कहलाता है, या अर्थार्थ क्या होगा, यदि समुच्चय ए समुच्चय
ए, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय बी का बी में, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी में समुच्चय बी में यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, समुच्चय बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो तो उसे हम असंयुक्त समुच्चय को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा। यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ न हो तो उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई। इसका वेन आरेख क्या होता है? अब इसको हम यही समझ लेते हैं कि इसका वेन आरेख क्या होता है। यानी ए आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, और आपका एक समुच्चय है आपका ये ए, और दूसरा समुच्चय आपका ये है बी, इसमें कोई अवयव नहीं है। ठीक है, देखो एक समुच्चय है ए और दूसरा समुच्चय है बी, इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो यही मेरा वेन आरेख है असंयुक्त समुच्चय का। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म। सर्वनिष्ठ संक्रिया के गुणधर्म यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, क्रम विनिमय नियम। यानी क्रम विनिमय नियम होता है जो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, यानी सर्वनिष्ठ भी क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। इसके बाद आता है सहचर नियम। सहचर नियम क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी क्रम में ओ सर्वनिष्ठ सहचर नियम का भी पालन करता है। फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई, यानी किसी फाई के साथ रिक्त समुच्चय के साथ ए का भी सर्वनिष्ठ ज्ञात करोगे तो रिक्त समुच्चय ही हो जाएगा, और यू के साथ ए का यूनियन ज्ञात करो, इंटरसेक्शन ज्ञात करोगे तो उसका ए ही हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बच्चों फाई और यू के नियम, है ना। इसके बाद चौथा नंबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, यानी ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करोगे तो उसका ए ही आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सर्वांग सम नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, आपका मोस्ट
इम्पॉर्टेंट आपका वितरण या बंटन के नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, वितरण या बंटन का नियम क्या है? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों मेरा समुच्चय पेशन क्रियाओं के कुछ गुणधर्म हो गए हैं। तो अब आगे चलते हैं हम लोग समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर यानी समुच्चयों का अंतर क्या होगा? यानी समुच्चय मान लेते हैं, एक समुच्चय ए है और दूसरा आपका बी है। इसका अंतर क्या होगा? ए माइनस बी एक ऐसा समुच्चय है, माइनस बी एक ऐसा समुच्चय है, जिनमें ए के अवयव तो होते हैं, जिनमें ए के अवयव होते हैं परंतु बी के नहीं। यानी ए माइनस बी समुच्चयों का अंतर, एक समुच्चय आपका मान लेते हैं बेटा ए और दूसरे समुच्चय को मान लेते हैं बी। इसका ए माइनस बी एक ऐसा समुच्चय है जिनमें ए के अवयव होते हैं परंतु बी के नहीं। आइए बेटा इसको उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपका ए है, ए में आपका दिया गया है 1 2 3, 1 2 3 4 5 और बी आपका दिया है 3 5 7 9। तो इसका ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? यानी इसमें ए समुच्चय ए में 1 है, बी में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे। समुच्चय ए में 2 है, बी में नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे। समुच्चय ए में 3 है, समुच्चय बी में भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ए 2 है आपका। समुच्चय ए में 4 है, इसमें नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे। समुच्चय बी में 5 है और बी में भी 5 है, तो बी एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 7 और 9 आपका ये हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी आपका हो जाएगा। सॉरी तो ये गलत है मेरा, नहीं। तो ए माइनस बी क्या होगा? इसमें ए नहीं है, 1 2 3 से 3 कट जाएगा, 4 5 से 5 कट जाएगा, बस मेरा ही हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, मेरा ए माइनस बी हो गया। इसके बाद हम इसको वेन आरेख द्वारा समुच्चयों का, तो इसको हम समुच्चयों को वेन आरेख द्वारा बच्चों समझते हैं। जैसे एक समुच्चय है मेरा, ओ सार्वत्रिक समुच्चय है, ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है और ये
मेरा समुच्चय ए है और ये मेरा समुच्चय बी है। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा, ए के आयो तो होंगे लेकिन बी के नहीं, है ना। ये है मेरा बेटा ए माइनस बी। ठीक है, और ये मेरा ए माइनस बी है और ये जो है ये मेरा जो दिया है बीच में ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, और ये जो दिया है इसको जो मैं ये भाग है ये है मेरा बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या है मेरा? बी माइनस ए। तो ए माइनस बी हम देख रहे हैं बेटा, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, यानी मिल नहीं रहा है। तो यानी ये कैसा समुच्चय है? ये असंयुक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? असंयुक्त समुच्चय है। यानी कि असंयुक्त समुच्चय ए माइनस बी कामा ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय है। ये असंयुक्त समुच्चय है। तो हमने बच्चों समुच्चयों का अंतर के भी ग्राफ जान लिया। अब हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं है। तो आइए बच्चों एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ए इक्वल ए बी सी डी और बी इक्वल एफ बी डी जी, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यानी ऐसे जो ए में हो परंतु बी में नहीं, ए में है परंतु बी में नहीं, तो ये लिख लीजिए ए में है बी में, बी से बी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो सी डी से डी आपका कट जाएगा और एफ और जी ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी, और बी माइनस ए इक्वल क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। सॉरी अच्छा, बहुत बड़ा मिस्टेक। यानी ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा आपका? ए क्या है? ए, बी है, बी से कट जाएगा सी और डी से डी कट जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ए और सी। बी माइनस ए क्या हो जाएगा? एफ से एफ कट जाए, सॉरी एफ बी से बी कट जाएगा और जी ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे बेटा असंयुक्त, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो है कि नहीं है? नहीं है?
तो आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? आपने सुना होगा कि प्रचलित भाषा बहुत अच्छी है, सुना होगा कि आप बहुत तंग करते हो अपनी मम्मी या पापा को, तो आपके मम्मी पापा कहते हैं कि आप अपने भाई के पूरक हो, यानी कि अपने भाई के आप जस्ट उल्टे हो। ठीक है, तो पूरक क्या होता है बच्चों? पूरक आपका ए डैश इक्वल यू माइनस ए, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से एक घटा दोगे, जो बचेगा वही मेरा पूरक समुच्चय होगा। इसे वेन आरेख द्वारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मेरा पूरक समुच्चय है, ठीक है, और पूरक समुच्चय में ये मेरा समुच्चय ए है। ठीक है, समुच्चय ए है, इसको घटा देने पर जो मेरा बचा वो मेरा ए डैश कहलाएगा। इसको मैंने घटा दिया तो बचा जो मेरा वो कहलाएगा मेरा ए डैश, वो मेरा कहलाएगा ए डैश कहलाएगा। ये मेरा जो है ये मेरा पूरक समुच्चय है। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, तो जो डाउट है आपका क्लियर हो जाए। सर मान लीजिए u इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 और b और a इक्वल 1 1 3 5 7 9, तो a डैश ज्ञात कीजिए। तो a डैश क्या होगा? a डैश इक्वल u माइनस a, तो a डैश इक्वल 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया और 2 नहीं है, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो बचा क्या आपका? तो ए डैश कितना है आपका गया? 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया और 10 आया। ये मेरा ए डैश हो गया। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। कोई दिक्कत नहीं है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।